नमस्कार। 5 एंकर वाले इस स्पेशल शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देश की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा मुकाबला नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर चल रहा है, जहां ईडी का एक्शन है तो राजनीति का रिएक्शन है। पूरी खबर विस्तार से आप सभी तक हम पहुंचाएंगे। अर्पिता, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। साथ ही साथ देखिए, नेशनल हेराल्ड को लेकर भी मामला तेज है, तो अब सवाल उठ रहे हैं तिरंगा को लेकर भी। हमारा तिरंगा तुम्हारा तिरंगा, इसको लेकर भी विवाद है। इस विवाद में और क्या कड़ियां जुड़ रही हैं वो भी आपको विस्तार से आगे बताएंगे। शुभांकर। शुक्रिया अर्पिता। हम आपको बता दें कि 15 अगस्त आ रहा है और हर साल की तरह इस बार भी आतंकवादियों के मंसूबे जो हैं वो अच्छे नहीं लग रहे हैं और शायद यही वजह है कि सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रही हैं, हाई अलर्ट पर है, लगातार इनपुट सामने आ रहे हैं। कैसी है सुरक्षा व्यवस्था 15 अगस्त को लेकर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले मलिका। शुक्रिया शुभांकर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। ताइवान से खार खाए बैठा चीन मिलिट्री ड्रिल के जरिए दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। क्या है चीन का दहशत प्लान, बताएंगे विस्तार से। सही, बहुत धन्यवाद मल्लिका जी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। बड़ी खबर न्यूज रूम लाइव में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि संजय राउत की ईडी हिरासत 8 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई। पत्रा चौल घोटाले में ईडी ने संजय राउत को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया था। वो संजय राउत ईडी की हिरासत में थे, लेकिन अब आज ईडी ने एक बार फिर से उन्हें अदालत में पेश किया और अब 8 तारीख तक संजय राउत ईडी की हिरासत में रहेंगे। कैश और लेन देन के सुराग मिले हैं। सूत्र ये बताते हैं कि ईडी के पास पुख्ता अब सबूत हैं और ये जो सबूत हैं इसी आधार पर, इसी बिना पर अब 8 अगस्त तक की और कस्टडी बढ़ा दी गई। संजय राउत को जब गिरफ्तार किया गया था, जबरदस्त आत्मविश्वास से भरे हुए वो नजर आते थे, लेकिन अब आशु 8 तारीख तक ईडी हिरासत और बढ़ा दी गई है। दिव्येश हमारे साथ है। बिल्कुल, दिव्येश से अब समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि संजय राउत की मुश्किलें यहां से लगातार और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिव्येश, अभी क्या कुछ जानकारी आपके पास है, अपडेट करें दर्शकों को। जी, आपको बता दें, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों ने कोर्ट को, पीएमएलए कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि 1 करोड़ 8 लाख की एक ट्रांजैक्शन के बारे में संजय राउत से पूछताछ में पता चला। इसके अलावा एक और ट्रांजैक्शन जो कि 1 करोड़ 17 लाख की थी, उस बारे में भी पता चला। इससे पहले 1 करोड़ 6 लाख के ट्रांजैक्शन के बारे में जो प्रवीण राउत से पैसे आए थे, उस बारे में कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया था और अब ये 2 नए ट्रांजैक्शन के बारे में पता चला। इसके अलावा एक बड़ी ट्रांजैक्शन है जो कि वर्षा राउत, संजय राउत की जो पत्नी है, उनके अकाउंट में देखी जा रही है, उनके अकाउंट में पाई गई। उस बारे में पूछताछ करने पर संजय राउत ने कुछ नहीं बताया, इसीलिए उनकी कस्टडी जरूरी है, ये ईडी के अफसरों ने पीएमएलए कोर्ट को बताया। इसीलिए उन्हें कस्टडी एक्सटेंडेड चाहिए या कस्टडी चाहिए ताकि उनसे पूछताछ हो सके, इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। इसके अलावा बहुत से अन्य लोग हैं जिन्हें समन कर बुलाया गया है पूछताछ के लिए, उन्हें भी संजय राउत के सामने रख पूछताछ करनी है, इसीलिए कस्टडी की एक्सटेंशन मांगी है। बहुत शुक्रिया दिवेश, इस पूरी खबर पर अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आप नजर बनाकर रखें। लेकिन एक तरफ जहां संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही हैं, वहीं कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यंग इंडिया और नेशनल हेराल्ड को लेकर किस तरह से तनातनी देखने को मिल रही है, बताएंगे अर्पिता। बिल्कुल आशुतोष, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार शिकंजा कसता हुआ इन एजेंसियों का नजर आ रहा है, क्योंकि आज एक बार फिर से टीम पहुंची है और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इस वक्त यहाँ जांच चल रही है। तो जांच के दौरान आपको बता दें, जो दस्तावेज है उनको भी खंगाले जा रहे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। ईडी को कई अब यहां पर कनेक्शन मिलते हुए दिखते हुए नजर आ रहे हैं। हेराल्ड हाउस में इस वक्त ईडी की तफ्तीश चल रही है। इससे पहले जब टीम पहुंची थी तो वहां पर जो आधिकारिक लोग थे वो नहीं थे, जिसकी वजह से उस जगह को सील कर दिया गया ताकि बाद में वहां पहुंचकर अच्छे से तफ्तीश हो पाए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहां पर मौजूद हैं। इससे पहले बीजेपी ने यह भी कहा कि बार बार खड़गे को बुलाया गया, लेकिन वो कांग्रेस दफ्तर जा सकते हैं, लेकिन पूछताछ में सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तफ्तीश के लिए टीम पहुंची है। अब कांग्रेस का ये कहना है कि वहां पर कागज और पत्थर के अलावा आपको क्या मिलेगा, लेकिन ईडी की जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। शुभांकर, और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु जुड़ रहे हैं। हिमांशु, कल हमने देखा यंग इंडिया पर कैसे ईडी ने शिकंजा कसा, लेकिन आज कांग्रेस आक्रामक नजर आ रही है। राहुल गांधी ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है, सदन में नारेबाजी हो रही है। जहां पर आप मौजूद हैं उस मुख्यालय पर, जरा बताइए वहां से आज क्या तस्वीरें हैं, कैसे वहां जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है।
देखिए, जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, हेराल्ड हाउस, यहाँ पर एसोसिएट जनरल प्रेस और साथ साथ यंग इंडियन का ऑफिस है। और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि करीब 1 से सवा बजे के बीच मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचते हैं। और चूंकि यंग इंडियन ऑफिस जो यहाँ पर है, उसके एक हिस्से को सील कर दिया गया था। ये देखिए, ये गाड़ी यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे की खड़ी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो एकदम बिल्डिंग के बाहर है। और एक हिस्से को सील किया गया था और ये बताया गया था कि जो उसमें जांच के लिए जरूरी है कि कोई हो। और उसके बाद आज मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे हैं और उस हिस्से की आज जांच की जाएगी। इस दौरान मंगलवार को जब ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी, सुबह 8 से 10 बजे के करीब ईडी की टीम यहां पर पहुंची थी और रात तकरीबन 2:30 बजे के आसपास यहां से ईडी की टीम निकली। और उस दिन जो जांच पड़ताल की गई, दरअसल ये जांच पड़ताल जो पूछताछ पहले हुई थी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, उसके बाद जो जवाब मिले थे उसमें सारे जवाबों से संतुष्ट नहीं थी टीम। और उसके बाद 12 जगहों पर मंगलवार को एक साथ रेड की गई, जिसमें से हेराल्ड हाउस भी एक उसी में से शामिल है। और हेराल्ड हाउस में जो टीम पहुंची थी और रात में गई थी, लेकिन एक हिस्से को सील करके गई थी। और उसके बाद आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे हैं, तो जाहिर तौर पर जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। और जो वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा हुआ है, उससे जुड़े हुए सबूत और सुराग यहां पर ईडी की टीम तलाश रही है। और साथ ही साथ जो जांच पड़ताल की गई थी, उसमें खासतौर से कोलकाता और मुंबई के दफ्तरों में देखा गया था कुछ एंट्रीज थी, जिस एंट्रीज के बारे में संदिग्ध लगी और उस एंट्रीज को लेकर के भी। ठीक है हिमांशु, आप लगातार नजर बनाए रखिए। वहां से जैसे ही कोई ठोस जानकारी निकलती है हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं मल्लिका के पास। मल्लिका, बिल्कुल, नेशनल हेराल्ड केस में सड़क से लेकर संसद तक संग्राम है। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पूरे मामले में क्या कुछ आज कहा, वो आपको सुनाते हैं। और पार्लियामेंट में एक सदस्य हूं और लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी, लेकिन मुझे इस वक्त पार्लियामेंट जब चल रहा है तो ईडी का समन आता है, आप जल्दी आइए। और दूसरी चीज, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब, प्रियंका जी डोंट डिस्टर्ब प्लीज। और मुझे 12:30 को मुझे जाना है, क्योंकि मैं वो कानून के तहत मैं अवॉइड करना नहीं चाहता हूं, मैं कानून का पालन करना चाहता हूं। लेकिन इस वक्त ईडी बुलाना, मुझे समन करना, जब पार्लियामेंट सदन है, चल रहा है, क्या ये उचित है? इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम करेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। जब इनकी सरकार चलती थी तो ये लोग इंटरफेयर करते होंगे पूरी तरीके से बेबुनियाद है। अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो कानून व्यवस्था अपना काम करता है। और इस पर्टिकुलर विषय में तो माननीय उच्च सदन में जो वहां तक के विषय गया है, और जो कांग्रेस की अपेक्षा है, जो कांग्रेस के और कानूनी व्यवस्था उसके ऊपर कार्रवाई है वो कर रहा है, तो मैं अपोजिशन में और कांग्रेस जो कानूनी व्यवस्था का पालन करना चाहिए, बजाय से भागना चाहिए। सदन की कार्रवाई अच्छी तरीके से चले। हमारी अथॉरिटी से काम में। तो आपने सुना क्या कुछ कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने। सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ, तीखी बहस पीयूष गोयल और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच हुई। सर जी बिल्कुल मल्लिका जी, बहुत धन्यवाद। सीधे हम सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता हमारे साथ इस वक्त संसद भवन के बाहर से मौजूद है, उनके पास लिए चलते हैं। सुप्रिया, किस तरह से अब मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पड़ताल के बाद कांग्रेस बीजेपी आमने सामने है?
बिल्कुल सही। अगर इस मॉनसून सेशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सेशन एक तरीके से वॉश आउट हो चुका है। जो है अगला हफ्ता है उसमें बहुत सारे त्योहार आ रहे हैं और विपक्ष की तरफ से गुहार लगाई गई है सरकार को कि एक हफ्ता जो मॉनसून सेशन है उसको और बढ़ा दिया जाए। अभी इस समय जो है मल्लिकार्जुन खड़गे वो ईडी के दफ्तर में, लेकिन जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वहां से खबर आ रही है कि वो थोड़ी देर में लगभग 3 साढ़े 3 के आसपास जो है वो अभी अंदर अपनी रणनीति बना रहे हैं कि अगर फिर से हाउस में उनको बात रखने नहीं दी जाती है तो यहाँ जहाँ हम खड़े हैं विजय चौक पे वो लोग मार्च करते हुए आएंगे और उसके बाद मीडिया को एड्रेस करेंगे। और कांग्रेस पार्टी जो है वो साफ कह चुकी है कि कल का जो उन्होंने पूरा देश भर का बंद बुलाया है, प्रदर्शन करना है, उस पर वो अपना कार्यक्रम जारी रखेगी। जबकि दिल्ली पुलिस ने केसी वेणुगोपाल को नोटिस भेजा है कि आप लोग प्रदर्शन नहीं कर सकते, पूरी दिल्ली में सेक्शन 144 लगा हुआ है। इसके साथ साथ राहुल गांधी आज संसद में आए, मीडिया से उन्होंने बात करी और उन्होंने साफ कह दिया कि जो नेशनल हेल्थ का केस है वो एक इट्स अ वे ऑफ इंटिमिडेटिंग, यानी कि एक तरीका है प्रेशर डालने का। और वो उन्होंने कहा कि वो किसी से नहीं डरते हैं, जितने मर्जी बैरिकेड लगा दिए जाए लेकिन सच्चाई बैरिकेड से नहीं छुप सकती है। राहुल गांधी ने ये भी कहा मीडिया से कि जो देश में हो रहा है उसके खिलाफ वो जो है खड़े हैं और साथ के साथ वो महंगाई का, बेरोजगारी का मुद्दा उठाते रहेंगे, देश में भाईचारे और प्रेम की जो बात है उसको करते रहेंगे। बहुत ही अग्रेसिव फ्रंट फुट पर दिखे राहुल गांधी और उनके साथ साथ तमाम कांग्रेस पार्टी के जो नेता है वो भी दिखे, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में जो है एडजर्नमेंट मोशन कांग्रेस पार्टी ने दिया और उसके अलावा अन्य विपक्षी पार्टियों ने, चाहे उसमें शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे और बाकी सारी पार्टियां हैं, उन्होंने भी जो है इस मुद्दे को उठाया और जो है आरोप सरकार पे लगाया कि सरकार जो है वो इन जांच एजेंसीज का मिसयूज कर रही है। तो लबोलबाब ये है कि अंदर संसद से लेकर सड़क तक जो है वो रण छिड़ गया है सईद, और कहीं ना कहीं विपक्ष कह रहा है कि अब की बारी जो है वो आर पार की ही लड़ाई है। जी बहुत धन्यवाद सुप्रिया भारद्वाज हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। लेकिन इस वक्त लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस के जो स्थगित हो गई है बिल्कुल कार्रवाई, हाँ ये जानकारी अभी भी आई है आशु, स्थगित हो गई कार्रवाई बिल्कुल। लेकिन इस बीच ये पूरा मामला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है और तीखी प्रतिक्रिया हमें सुनने और देखने को मिल रही है सही जी, क्योंकि कांग्रेस के अगर पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की बात कर लें तो किस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा इस पूरे प्रकरण को लेकर, संबित पात्रा ने किस तरह से पलटवार किया, आइए आप सभी को हम सुनवाते हैं। हेराल्ड वाले विषय के साथ साथ जो कांग्रेस का व्यवहार है वह भी जनता जनार्दन देख रही है और कहीं ना कहीं कटघरे में आज कांग्रेस का व्यवहार भी खड़ा है। अगर कुछ किया नहीं है तो इतना डर क्यों है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, कांग्रेस के बड़े नेताओं में? पहले तो कह रहे थे सत्याग्रह होगी, अब कह रहे हैं रण अर्थात युद्ध होगा। दोनों डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। आप करने क्या वाले हैं? सत्याग्रह करने वाले हैं, दुराग्रह करने वाले हैं, रण करने वाले हैं या युद्ध करने वाले हैं? आप नेशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं जी। देखिए ये पूरा इंटिमिडेशन का अटेम्प्ट है। ये सोचते हैं कि थोड़ा सा मतलब प्रेशर डाल के हमें चुप कर देंगे, हम चुप नहीं होने वाले हैं। जो इस देश में नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी कर रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, उसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी कर दें। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, राहुल सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं कि ये खींचतान सिर्फ नेशनल हेराल्ड को लेकर चल रहा हो, यंग इंडिया को लेकर चल रहा हो, तिरंगा यात्रा को लेकर भी ये खींचतान लगातार जारी है और बढ़ चुकी है। किस तरह की खींचतान है बता रही हैं अर्पिता। बिल्कुल आशुतोष, देखिए तिरंगा यात्रा को लेकर क्योंकि बीजेपी ने निकाली ये रैली, जिसका कहना था कांग्रेस की तरफ से कि इसमें हम शामिल इसलिए नहीं हुए क्योंकि ये बीजेपी का था। उसके बाद ट्वीट सामने आता है, राहुल गांधी अपने प्रोफाइल पिक्चर बदल देते हैं, उसमें वो जवाहरलाल नेहरू को तिरंगा थामे हुए दिखाते हैं, जिसके बाद विवाद और बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अब विवाद मेरा तिरंगा, हमारा तिरंगा, तुम्हारा तिरंगा से जुड़ता हुआ अब और बढ़ता हुआ सियासी रूप लेता हुआ नजर आता है। जिस तिरंगे को देख दिल में देशभक्ति का जज्बा उबाल मारने लगता है, जिस तिरंगे को देखकर दिल हिंदुस्तानी होने के गर्व से भर जाता है,
जो तिरंगा हमारे आन बान शान का प्रतीक है, जो हमारी हिंदुस्तानियत की असली पहचान है, अब उसी तिरंगे पर घमासान है। तिरंगे पर ताजा सियासी तनातनी की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कल जब केंद्र सरकार ने सांसदों की तिरंगा यात्रा निकाली तो तनातनी ने सारी सीमाएं तोड़ दी। तेरा तिरंगा मेरा तिरंगा वाली लड़ाई की नई सीरीज चालू हो गई। विपक्ष ने पहले तो इस तिरंगा यात्रा से दूरी बनाई और फिर कुछ मजबूरियां गिनाई। उनके जो विवेचना के ऊपर मैं छोड़ना चाहता हूं। अगर हमने इसीलिए मंच के ऊपर भी माननीय उपराष्ट्रपति को बुलाया था। उपराष्ट्रपति तो नॉन पॉलिटिकल है, तो सिर्फ उपराष्ट्रपति से हमने फ्लैग ऑफ की व्यवस्था की थी और किसी को और भारतीय मंत्री को भी हमने नहीं बुलाया था। हमने कोऑर्डिनेट किया था, सांस्कृतिक मंत्रालय उसका कार्यक्रम का आयोजक था, इसलिए हम दो मंत्री और माननीय वेंकैया जी यही थे। तो दे शुड अंडरस्टैंड फॉर एवरीथिंग वी शुड नॉट डू पॉलिटिक्स, दैट इज व्हाट माय अपील इज। सरकारी कार्यक्रम कौन नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सरकारी कार्यक्रम में पॉलिटिकल कार्यक्रम बनाए जाए उसमें भी हमें शामिल होना पड़ेगा। ये सवाल ये इसमें हम शामिल नहीं हो सकते, इसलिए कि एक सरकार के सामने रखकर साइन बोर्ड रख के ये पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो केंद्र सरकार के इस मेगा शो पर विपक्ष ने सवालों के छींटे उछाले। कुछ ने न्योता न मिलने पर नाराजगी दिखाई, कुछ ने इसे मोदी सरकार का प्रचार प्लान बताया, कुछ ने आरएसएस का जिक्र कर विवाद के पुराने पन्ने पलटने की कोशिश की और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस विवाद को नई धार देने की कोशिश की है। फेसबुक पर राहुल गांधी ने लिखा, तिरंगे को हमेशा ऊंचा रखने के लिए लाखों देशवासियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन एक संगठन ने तिरंगे को अपनाने से हमेशा मना किया। 52 सालों तक नागपुर में अपने मुख्यालय में तिरंगा नहीं फहराया, लगातार तिरंगे को अपमानित किया। आज उसी संगठन से निकले हुए लोग तिरंगे का इतिहास बता रहे हैं, हर घर तिरंगा मुहिम चला रहे हैं। सिर्फ अपने प्रचार में डूबे उन लोगों से मैं फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ। 1. 52 सालों तक आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया? 2. खादी से राष्ट्रीय ध्वज बनाने वालों की आजीविका को नष्ट क्यों किया जा रहा है? 3. चीन से मशीन निर्मित पॉलिएस्टर झंडे के आयात की अनुमति क्यों दी गई? प्रधानमंत्री जी ने हर घर तिरंगा लगाने का एक आह्वान किया है। इसमें भी राजनीति करना और वो भी इस प्रकार की छोटी राजनीति करना, ये फ्रस्ट्रेशन उचित नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि तू इधर उधर की बात न कर, सिर्फ इतना बता, तिरंगे के प्रति सम्मान है या नहीं, तिरंगे आप लहराएंगे या नहीं। बनाने के लिए कितना पैसा लगता है? इसको बनाने का और टाइम कितना लगता है? राहुल गांधी बुधवार को कर्नाटक के हुबली में थे। वो खादी ग्रामोद्योग के कर्मचारियों से मिले थे, उनसे बात की, उनसे मुश्किलें पूछी। तो इस पे एक ही महिला काम करती है? हाँ, 2 जने मिलकर 2 फ्लैग लेके सीते हैं। बड़ा होता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन राहुल गांधी ने सियासत की राह में इस तथ्य को भुला दिया कि फ्लैग कोड में बदलाव कर पॉलिएस्टर के झंडे की इजाजत की हरी झंडी इसीलिए दी गई कि इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, ऐश्वर्या पालीवाल, मौसमी सिंह, चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। हर घर तिरंगा विवाद के बीच में कांग्रेस ने बीजेपी आरएसएस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिन लोगों ने 52 सालों तक आरएसएस मुख्यालय पर तिरंगा नहीं फहराया, वो आज हमें तिरंगा फहराने के लिए कह रहे हैं। हालांकि इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है, ये कहा कि हमें कांग्रेस से प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। आरएसएस की विचारधारा को चुनावों में देश में जीत के तौर पर देखने को मिला और जब हम जीते तो उस विचारधारा को लोगों ने एक्सेप्ट किया। अब हमें कांग्रेस के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ये देश का कार्यक्रम है, उन सबको सम्मिलित होना चाहिए। जब वो केवल बीजेपी की रैली थी तो फिर कौन जाता था? झंडा लगाने में तो हमारी मर्जी है कि हम अपने घर अपनी पार्टी का झंडा लगाते हैं। हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के प्रतीक तिरंगे पर विवादों की आंधी थमती नहीं दिख रही। विपक्ष ने पहले तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की तिरंगा यात्रा से किनारा किया,
और फिर इस यात्रा के मकसद पर भी सवाल खड़े कर दिए। ऐसी ही एक सोच पीडीपी की महबूबा मुफ्ती की भी है, जिन्होंने तिरंगे में भी बांटने वाली सियासत की संभावना तलाश ली। महबूबा ने तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर का अमान्य हो चुका पुराना झंडा भी ट्वीट किया। इस तस्वीर में उनके पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद पीएम के साथ दिख रहे हैं। महबूबा ने इस तस्वीर के साथ लिखा, मैंने अपनी डीपी बदल डाली क्योंकि झंडा खुशी और गर्व का प्रतीक है। हमारे राज्य के ध्वज को भारतीय ध्वज से जोड़ा गया था, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। इस जुड़ाव को खत्म करके इसे छीन लिया गया। आपने भले ही हमसे हमारा झंडा छीन लिया हो, लेकिन इसे हमारी सामूहिक चेतना से नहीं मिटाया जा सकता। जब संघ और संघ विचार को देश ने स्वीकारा है जी, और इतने बार स्वीकारा है। अभी 15 अगस्त करीब है, लेकिन सिक्योरिटी को लेकर अलर्ट जारी किए गए हैं। 15 अगस्त पर दिल्ली में आतंकी साजिश का अलर्ट जारी किया गया है। लश्कर, जैश और कई रेडिकल ग्रुप से खतरा बताया गया है। दिल्ली पुलिस को आगाह किया गया है कि अहम लोगों और स्थानों की सुरक्षा को और कड़ा किया जाए। अलर्ट में उदयपुर अमरावती हमले का भी जिक्र किया गया है। बताया जा रहा है कि आईबी ने 10 पन्नों का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई अहम बातें मेंशन की गई हैं। भीड़ वाली जगहों पर रेडिकल ग्रुप पर नजर रखी जाए। आतंकी साजिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश स्वतंत्रता दिवस के मौके पर की जा सकती है। दिल्ली में रोहिंग्या के ठिकानों की भी निगरानी को लेकर इस अलर्ट में जिक्र किया गया है। साथ ही आपको बता दें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ज्यादा ध्यान रखने के लिए खासी तैयारियों का जोर दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण जगहों का भी इसमें जिक्र किया गया है। कुछ बड़े नेता और लोगों का नाम भी इस अलर्ट में, जो 10 पन्नों का अलर्ट भेजा गया है, उसमें जिक्र किया गया है। अफगानी सुडानी लोगों के बारे में भी इस अलर्ट में बताया गया है कि कैसे कौन कौन से वो लोग हैं, कौन कौन सी वो जगह हैं जो कि आतंकियों के निशाने पर हो सकती हैं। लश्कर ए खालसा नाम से एक नया आतंकी संगठन है जो एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, जो कि एक नापाक साजिश तैयार कर रहे हैं दिल्ली को दहलाने के लिए। तो नए संगठन का खतरा है, आतंकी साजिश का अंदेशा जताया गया है। किस तरह से स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इस खुशी में इन तैयारियों में खलल डालने की कोशिश कुछ आतंकी संगठन कर रहे हैं, जिससे जुड़ा अलर्ट आईबी ने दिया है। दिल्ली पुलिस को आगाह किया है। खासकर कुछ लोगों और जगहों की सुरक्षा को और कड़े करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 अगस्त पर देश को दहलाने की साजिश आईएसआई की शह पर लश्कर ए खालसा बना है, जो कि एक बड़ी साजिश रच रहा है दिल्ली को दहलाने की। हर बार की तरह इस बार भी राजधानी दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है। आईबी की रिपोर्ट के बाद दिल्ली पुलिस में अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली के हर बाजार और भीड़भाड़ वाले इलाकों पर कड़ी सुरक्षा जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। हम मौजूद हैं नई दिल्ली स्टेशन पर। आप देख सकते हैं कि चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की जो तैनाती है वो इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। हर गाड़ी को बकायदा जो नई दिल्ली स्टेशन की तरफ आ रही है, उनकी बकायदा चेकिंग जो है वो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी भी गाड़ियां नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंच रही हैं, जो लोग पहुंच रहे हैं, जो भी संदिग्ध नजर आ रहा है, बकायदा उनकी गाड़ियों की चेकिंग जो है वो दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। एक एक चीज को यहाँ पर बकायदा गाड़ी को जो है वो चेक किया जा रहा है। उसके बाद ही अंदर जाने की इजाजत जो है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से दी जा रही है। दरअसल आईबी की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि आतंकी लॉजिस्टिक प्रोवाइड करके कई सारे आतंकी संगठनों को दिल्ली को दहला सकते हैं, और ऐसे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो दिल्ली के प्रमुख बाजारों, रेलवे स्टेशन पर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन राजा कुमार के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली आज तक। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं लाल किले के बाहर, और आप ये देखिए यहाँ पर किस तरीके से पूरा अभेद्य किला यहाँ पर बना दिया गया है। आप देखिए तमाम कंटेनर रखे गए हैं। कंटेनर के बाद यहाँ पर आप देखिए बैरिकेड्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े यहाँ पर पत्थर रखे गए हैं ताकि इधर से कोई ना जा सके। दरअसल ये तमाम जो सुरक्षा है वो यहाँ पर कर दी गई है, और पूरे जो भी एंट्री पॉइंट है इसी तरीके से उसको सुरक्षित किया गया है। 15 अगस्त से पहले ही पूरी तरीके से लाल किला में जो एंट्री है वो बैन कर दी गई है। जो स्टाफ है उनके लिए अलग से एंट्री कार्ड बनाया गया है, ताकि जो भी अगर स्टाफ अंदर जाता है, जो एंट्री कार्ड उसको दिया गया है, जिस काम से वो जा रहा है उसी काम से वो अंदर जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर किस तरीके से तमाम जो सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ पर हर वक्त अलर्ट रह रहे हैं, हर किसी पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा जो भी भीड़ भरे बाजार है वहां पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है, और कहा यह गया है कि पूरी कड़ाई से निगरानी रखनी है।
सीसीटीवी कैमरे इस पूरे इलाके में जगह जगह लगाए गए। आप देखिए सामने का जो ये देखिए ये खंबा है, किस तरीके से उस पे 5-5 सीसीटीवी कैमरा एक-एक खंबे पे लगाए गए। हर एक खंबे पर इसी तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लगातार इन कैमरों पर कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। अगर कहीं कोई भी संदिग्ध शख्स नजर आए तो उसकी पहचान की कोशिश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ऐसे में जो फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है उसकी मदद लेती है, ताकि कोई भी अगर संदिग्ध इन कैमरे के सामने से गुजरे तो उसे पहचाना जा सके, उसे पकड़ा जा सके। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। इस बार का जो अलर्ट है उस अलर्ट में जानकारी दी गई है कि जिस तरीके से रेडिकल्स ग्रुप इस वक्त सक्रिय है, इस आईबी के अलर्ट में कहा गया है कि उदयपुर और अमरावती की जो घटना हुई है उसके बाद कई जगहों पर रेडिकल ग्रुप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जा सकते हैं। इस वजह से इन तमाम लोगों पर नजर रखने की जरूरत है। साथ ही जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं उनके ऊपर हमला हुआ और उसके बाद उनकी मौत हो गई, इस अलर्ट में उसके बारे में भी जानकारी है और ये कहा गया है कि 15 अगस्त का जो आयोजन स्थल है उस जगह पर स्ट्रिक्ट चेकिंग की जानी चाहिए। तो इस तरीके के बड़े अलर्ट आईबी की तरफ से जारी किए गए हैं। राज्यों और दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इस पर निगरानी रखते हुए तमाम जगहों पर सुरक्षा कड़े किए जाए। दिल्ली से सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज तक।